नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमपीपीएससी उत्कृष्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बचपन से सुने हुए एक ऐसी रीजन के बारे में जिसमें हमें जानने के लिए हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। जी हाँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या उसके निकट में से डोकलाम विवाद, या आपने इसे जाना होगा चिकन नेक के नाम से। तो क्या है आखिरकार ये, क्या इसकी रणनीतिक महत्वता दिखाई देती है? आखिरकार ये भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कितने देश इस चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास लगे हुए हैं? कितने राज्यों की सीमाओं के साथ ये क्षेत्र साझा करता है? और ऐसी बहुत सारी जानकारी इस पूरे वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो जुड़े रहिएगा आखिरी तक। जी हाँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो बेसिकली कहाँ दिखाई देता है? आप वेस्ट बंगाल में जब जाएंगे, पश्चिम बंगाल में जब आप जाएंगे, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको निकटवर्ती क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसी के बारे में आज हमें समझना है और इसकी विस्तृत व्याख्या करनी है कि यदि मेंस पर्सपेक्टिव से भी आता है और यदि करंट इश्यूज में से भी आता है, या आप निबंधात्मक कुछ लिख रहे हैं, तो उसमें किन पॉइंटों का समावेश होना चाहिए, इसी में इसकी चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो आप इस मैप पर आप अपने आप को देख सकते हैं, यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर के बीच में दिखाई दे रहा है, ये वही रीजन है जो हमारे पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ये इतनी पतली संरचना है कि यदि किसी समय यदि किसी बाहरी शक्ति के द्वारा यहां पर आक्रमण किया जाता है, तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये हमसे टोटली कट हो जाएंगे। इसीलिए इस लगभग 22 किलोमीटर के रीजन की जो लंबा है, इसकी महत्ता हमें दिखाई देती है। तो क्या है, कैसा है, चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, तो वो रीजन का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसे ही हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं। पर आज ही हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या नजर आता है? तो इसका प्रमुख रीजन है जो एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल है, इसका 61वां क्या हो रहा था, स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। और इस दौरान वहां उपस्थित थे केंद्रीय गृह मंत्री जी। और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा जो एसएसबी के हाथों में है, उनकी जो सराहना की, उसी के बाद से ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर फिर से एक महत्वता रखता हुआ हमें नजर आता है। तो देखना यही है हमें कि आखिरकार ये चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है क्या, जो इतना महत्वपूर्ण हमारे सामने नजर आता है। तो क्या ये समुद्र है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये समुद्र नहीं है। ये कैसा भाग है? तो एक भूमि का, जो भारत का अभिन्न भाग है, उसी का एक छोटा सा अभिन्न भाग दिखाई देता है। ये चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली कहां लोकेट करता है? तो वेस्ट बंगाल में एक भूखंड का भाग है, जो देखिएगा ये पूरा का पूरा पूर्वोत्तर के राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अपने साथ जोड़ने का काम करता है। इसकी यदि लेंथ की बात करें तो इसकी चौड़ाई लगभग कितने किलोमीटर है भैया? तो इसकी चौड़ाई लगभग 20 किलोमीटर है और इसकी लेंथ लगभग 60 किलोमीटर नजर आती है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि मात्र ये 20 किलोमीटर का कॉरिडोर यदि भारत के हाथ से चला जाए, तो भारत अपने पूर्वोत्तर के पूरे राज्यों से कट हो जाएगा। इसीलिए इस चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एसएसबी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की उपस्थिति है, ये कॉरिडोर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच में बेसिकली लोकेट करता है और पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ संपर्क करने का एकमात्र, जी हां, एकमात्र स्थलीय संपर्क रास्ता भी दिखाई देता है। इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि निकटवर्त में देखें तो भूटान और चीन के मध्य जो ट्राई जंक्शन पर स्थित, जो आपने कुछ समय पहले इस घाटी का नाम सुना होगा, चुंबी वैली, जी हां, तो भारत, भूटान और चीन के बीच में ट्राई जंक्शन पर स्थित है ये चुंबी वैली। उसके निकट होने के कारण भी इसका महत्व माना जाता है और इसे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है साउथ ईस्ट एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से। इसलिए इसका महत्व और बढ़ता हुआ हमें नजर भी आता है। बेसिकली कहां पर लोकेट करता है? तो आपने देखा कि ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उपस्थित नजर आता है। ये कहां पर अपनी सीमाएं रखता है? तो चिकन नेक या सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर बेसिकली दिखाई देता है, जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, एकमात्र भारत का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो
किससे लगा हुआ है? जो नेपाल देश से भी लगा है, भूटान देश से भी लगा है, बांग्लादेश से सीमा रखता है और चीन के साथ भी निकटवर्ती सीमा अपनी रखता हुआ नजर आता है। तो 4 देशों के निकट में सोचो तो 4 देश अपनी बुरी नजर इस मात्र 20 किलोमीटर चौड़े इलाके पर रख सकते हैं, इसलिए एसएसबी की भूमिका को यहां महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट के राज्य? पूरे के पूरे, सिक्किम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, असम है। इन सब से यदि हम इंडिया में भूमि के माध्यम से जोड़ना चाहें तो एकमात्र ये 20 किलोमीटर चौड़ा ही वो इलाका है जिससे हम यहां जोड़ सकते हैं, इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ती हुई नजर आती है। और ये एक ऐसा गलियारा भी है जो अंतः भारत को खुद के अंदर से अंदर के भारत को किससे? म्यांमार के माध्यम से। यदि हम इंडिया से नॉर्थ ईस्ट से होते हुए म्यांमार चले जाएं तो म्यांमार के बाद हम दक्षिण पूर्व एशिया में एंट्री कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, साउथ ईस्ट एशिया अनछुए क्षेत्रों में से एक माना जाता है और पर्यटन और जैव विविधता और पेट्रोलियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है, इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक ना पहुंच होने से भारत जो है वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट से जो अपने पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनसे बिल्कुल अलग हो जाएगा। और यही तो हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमारा नकारात्मकता चाहते हैं हमारे देश के प्रति, वो यही तो चाहते हैं। और यदि यही हम बचा पाए तो देश की सुदृढ़ता और एकता को हमेशा बनाए रख पाएंगे। इसके अलावा यहां पर इस रीजन में महानंदा, जी हां याद रखिएगा, महानदी नहीं लिखा है, महानंदा है, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में बहती है। और तीस्ता जो भारत की सबसे तीव्र प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, इन दोनों के बीच में ये गलियारा नजर में आता है हमें। तो महानंदा और तीस्ता के बीच में ये रास्ता नजर आता है, तो ट्राई जंक्शन। और इसका महत्व को आप समझिएगा कितना महत्वपूर्ण है। यहां पर से ये इंडिया का चिकन नेक, एक ओर से नेपाल दिख रहा है, एक ओर से भूटान दिख रहा है, ऊपर से नकारात्मकता लिए हुए चाइना खड़ा है, नीचे से बांग्लादेश है। 4 देश और भारत का बीच में चिकन नेक, चिकन माने मुर्गे की गर्दन के जैसे पतला सा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम चिकन नेक पड़ गया है। अब हम इसके मीन्स के पर्सपेक्टिव और यदि आपको रणनीति के ऊपर लिखने के कुछ बिंदु आ जाते हैं, निबंधात्मक यदि आपको कुछ लिखना है, तो इन बिंदुओं को यदि आप इसमें समाहित कर दें तो बहुत अच्छा यहां पर उत्तर आपके लिए बनकर तैयार होगा। क्या क्या लिखना चाहिए? तो इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है भैया। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा को यदि आपको देखना है, ये जो गलियारा हमें दिखाई देता है, ये भारत में जो क्षेत्रीय एकता है, रीजनल जो यूनिटी दिखाई देती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नजर आता है। इसके अलावा किसी भी तरह की अस्थिरता नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मुख्य भारत से बिल्कुल सेपरेट कर सकती है, इसलिए इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा करना हमारा मूल दायित्व भी माना जाता है। इसके अलावा बाहरी खतरों के प्रति अत्यधिक ये संवेदनशील है, चाहे चीन खड़ा हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान। भूटान तो वैसे बहुत शांत है, बाकी 3 से अस्थिरता हमेशा बनी रहती है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इसके बाद आते हैं सैन्य महत्व के बारे में बात करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। सैन्य महत्व में क्या लिखना चाहिए? तो भैया ये जो चिकन नेक है, ये जो गलियारा है, ये गलियारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम ठिकानों तक, जो हमारी चाइना से लगी हुई बॉर्डर है, वहां तक पहुंचने में सबसे आसान से रास्ता देता है। और आवश्यक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो इसी के माध्यम से पहुंच सकती है। इसके अलावा चीन के खिलाफ यदि भारत को तैयार होना है तो चिकन नेक महत्वपूर्ण है। तो यदि चाइना यदि सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट से इंडिया को कट करना चाहे तो वो किस पर प्रहार करेगा? तो वो चिकन नेक पर ही प्रहार करेगा, वो इसी गलियारे पर, सिलीगुड़ी गलियारे पर ही प्रहार करने वाला है। अब भू राजनीतिक संवेदनशीलता का भी मुद्दा है कि भैया चीन तो चाहते हैं कि चुंबी वैली जो भारत, भूटान और चीन के बीच में जो ट्राई जंक्शन है, इस पर लोकेट होती है। यहीं पर यदि ये चाहे चीन, तो चाहता है कि वो चिकन नेक पर भी इसी प्रकार की अस्थिरता को पैदा कर दे और वो समस्याएं भी पैदा करते रहता है, यही कारण है। और चाहता है कि वो अपने नियंत्रण में इस क्षेत्र को ले ले। अब हम देखते हैं इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो आर्थिक महत्वपूर्ण में सबसे पहला पॉइंट आता है व्यापार। जी हां, ट्रेड और संपर्क की बात यहां पर करते हैं। तो यदि व्यापार और ट्रेड की हम यदि मूल रूप से बात करें तो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, जिसे हम चिकन नेक बार बार कह रहे हैं, ये भारत को, ये मूल भारत से नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र से जोड़ता है, अर्थात उन दोनों के बीच में ट्रेड करने के बीच में महत्वपूर्ण है।
वहां पर वस्तुओं को पहुंचाना हो या वहां सर्विसेज को पहुंचाना है, वहां पर परिवहन को करना है, रेल रूट को पहुंचाना है, सड़क मार्ग से पहुंचाना हो, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी नजर आता है। इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं भूटान और नेपाल तक यदि हमें अपनी पहुंच रखनी है तो उसके लिए भी अंतरराष्ट्रीय मार्ग यही क्षेत्र सुनिश्चित करता हुआ नजर आता है। ये तो गया भैया व्यापार जो देश के लिए महत्वपूर्ण है। आपके और मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए टूरिज्म का सेंटर है, ये हमारे लिए पर्यटन का केंद्र है। कैसे पर्यटन का केंद्र है, क्योंकि इसी के निकट जब आप यहां आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा दार्जिलिंग, गैंगटॉक और भूटान के शांत स्थल, झरने, जलप्रपात, ये आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। और शांति जिसकी तलाश में आप हमेशा घूमते हैं, वही पीस, वही शांति आपको इन रीजन में दिखने वाली है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि वहां के स्थानीय उद्योग हैं, वहां की स्थानीय जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देना हो भारत सरकार को, तो वो भी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है यदि हम इन क्षेत्रों को आगे बढ़ने पर मदद कर देते हैं। तो अब आता है विकासात्मक एकत्रीकरण या एकीकरण की यदि हम बात करें, क्या विकास हुआ है, क्या विकास किया जा सकता है? डेफिनेटली भैया, क्योंकि इंडिया की एक पॉलिसी है जिस पॉलिसी का नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पूर्व की ओर देखो कि जो पॉलिसी है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्यों को दक्षिण पूर्वी एशिया से कनेक्ट करते हैं, चूंकि इनकी संस्कृति, इनका रंग, इनका रूप, इनका कल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया से बिल्कुल मिलता जुलता नजर आता है। तो चूंकि संस्कृति एक है, दिखते एक जैसे हैं, कल्चर एक जैसा है, तो इन्हें कनेक्ट करना बहुत आसान होगा। इसलिए जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पूर्व की ओर देखो कि जो पॉलिसी है उसमें ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य देखिएगा हमारे लिए बहुत विकास करते हुए भारत के विकास में महत्वपूर्ण नजर आने वाले हैं। अब चलते हैं गलियारे का विकास कैसे करें। आखिरकार ऐसा क्या कर दें कि विकास ही विकास हो, देश विकसित से विकासशील की ओर आगे बढ़ जाए। तो इसके लिए करना क्या है, तो भैया हमें बनाने होंगे पुल, हमें बनानी होंगी सड़क, हमें बनाने होंगे रेलवे, हमें बनानी होगी हवाई कनेक्टिविटी, जो अभी मूल रूप से नॉर्थ ईस्ट में अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है। वैसे तत्कालीन सरकार अच्छा काम कर रही है, पर इसमें और अधिक गति देने की आवश्यकता नजर आती है। अच्छे वहां हमें शिक्षण संस्थान को खोलना होगा, वहां अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था करनी होगी, वहां से हमें रिलेशन और अच्छे मेंटेन करने होंगे। जो वहां के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो लड़ते हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो लड़ते हैं, विद्रोह करते हैं, उनसे भारत सरकार को बैठकर शांतिपूर्वक वार्ताओं को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता नजर भी आती है। इसके अलावा ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसका लाभ सिलीगुड़ी बागडोगरा कॉरिडोर क्षेत्र से भी इकोनॉमिक रूप से यदि हम जुड़ जाएं तो होने वाला है। ये तो हो गई पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हमें जानना चाहिए था। अब हम बात करते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, क्यों हम इसका विकास नहीं कर पा रहे हैं, इसमें चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो इन चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती जो नजर आती है वो आती है भौगोलिक संवेदनशीलता। यदि आप इस रीजन में चले जाएं तो यहां पर भैया नदियां ऐसी बहती हैं जो भयंकर बाढ़ लाती हैं। भूकंप जोन 5 में लोकेट है, तो भूकंप जोन 5 में उपस्थित होने के कारण यहां भूस्खलन बहुत आम समस्या नजर आती है। तो बाढ़, भूस्खलन और अर्थक्वेक जैसी प्रॉब्लम लगातार हमें यहां देखने को मिलती है। इसका परिणाम क्या होता है, रोड ब्लॉक हो जाती हैं, टनल ब्लॉक हो जाती हैं, जो रेल की पटरियां वो नष्ट हो जाती हैं और अस्थिर होने के कारण हवाई यातायात किया नहीं जा पाता। तो ये एक सुरक्षा को हमें और अधिक और इस क्षेत्र को और अधिक स्थिर बनाने की आवश्यकता नजर आती है। सुरक्षा संबंधी मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भारत सुरक्षा कर पा रहा है, तो भैया एसएसबी बिल्कुल लगी हुई है, परंतु इस क्षेत्र में जो उपस्थित है आतंकवाद, अवैध रूप से प्रवास जो बांग्लादेश से मूल रूप से आते हैं, तस्करी, इस क्षेत्र को नकारात्मकता से भर देते हैं, जो हमें रोकने की आवश्यकता है। सरकार को और अधिक इस क्षेत्र में काम करने की यहां आवश्यकता नजर आती है। आजकल तो भैया उग्रवाद की भी घटनाएं हो रही हैं और उग्रवाद देश के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे आप जानते हैं ना, नक्सलवाद और आतंकवाद, आतंकवादियों से लड़ना आसान है पर नक्सलवादियों से नहीं। इसका कारण है कि बॉर्डर पे तो, बॉर्डर के बाहर तो सील बंद किया जा सकता है, देश के अंदर से गोली चलाने वालों को आप कैसे रोकेंगे। तो नक्सलवाद, उग्रवाद, इन लोगों पर
आपको उनको समझाइश देने की आवश्यकता है। ये देश के ही लोग हैं, बस थोड़े से मिसगाइडेड हैं। इन्हें यदि सही रास्ता दिखाया जाए, इनकी जो मांगे इन्हें बताया जाए कि क्या वास्तविकता हकीकत है, और इन लोगों के आंख में बंधी हुई पट्टी को यदि खोल दिया जाए तो सभी चीजें सही होती नजर आएंगी। अब आते हैं, यहां पर बुनियादी ढांचा भी नहीं है, जो है वो अपेक्षाकृत कम नजर आता है, चाहे किसी भी स्तर का हो। यदि ये रणनीतिक रूप से हम यदि सुधार पाए, चाहे आप देखिएगा रूट एक ही है। दिनों में यदि आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं तो दिनों में समय लगता है, घंटों में नहीं लगता। रेल से जाने में दिनों का समय लगता है। तो इसे सुधारने की आवश्यकता है। सड़क रूट को और अच्छा मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि ये कर पाए तो और महत्वपूर्ण चीजें होती हुई नजर आएंगी। लॉजिस्टिक हब्स वहां बना दिए जाएं तो और भी चीजें अच्छी होती हुई नजर आएंगी। अब वही है कि आखिरकार इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भविष्य क्या दिखता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो सबसे पहली चीज यही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो भविष्य है, इसकी अनेक संभावनाओं पे चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है संपर्कों से सुधार। यदि आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो बात ना करना उन चीजों के बीच में दूरियों को बढ़ा सकता है। इसलिए बातें जरूर कीजिए, और यही है संपर्क यदि कर लिया तो संपर्क हर चीज का समाधान होता है। दूसरा है विकास और आर्थिक वृद्धि यदि कर दी जाए तो और अधिक हमें सकारात्मकता इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट है चिकित्सा। भैया हेल्थ हर जगह पे सबसे बड़ी समस्या है, हेल्थ इश्यूज। हेल्थ समस्या बिगड़ सकती है, और यदि वो कोई व्यक्ति अपने अपनों को खो दे तो सीधी सी बात है हताशा, निराशा नजर आती है। और यदि हताशा और निराशा को दूर करना है तो आपको वहां के कनेक्टिविटी को, चिकित्सकीय सुविधाओं को बढ़ाना होगा। वहां पर जैसे कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ाया है, नॉर्थ ईस्ट को भी प्रमोट कीजिए, तो अपने आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर अपने आप महत्व नजर आने लगेगा। इंडस्ट्रियल वर्क को वहां पर तेज करना होगा, औद्योगिकीकरण को भी उस ओर लेकर जाइए। वैसे सरकार काम कर रही है, पर और उस ओर उन्मुख हमें नजर आना चाहिए। इसके बाद सहयोगात्मक अन्वेषण भी करना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। संपर्क में सुधार, जी हां, यदि हम नॉर्थ ईस्ट और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्टिविटी रखते हैं तो हम न केवल भारत से बल्कि बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी, भूटान से भी अपनी प्रॉपर कनेक्टिविटी रख पाएंगे। और पड़ोसी देशों से जो आज वर्तमान में नकारात्मक संबंध दिखाई से दे रहे हैं, उस नकारात्मकता की जो एक पतली सी एक लेयर है, उस लेयर को बाहर करके वही सौहार्द का वातावरण हम यहां बना पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, लगाते हैं परिवहन अर्थव्यवस्था और जो शिपमेंट है, इसकी संभावना बढ़ेगी। बांग्लादेश से व्यापार पुनः चालू होगा, जो अभी नहीं चल रहा है। नेपाल जो नकारात्मक है उसमें सकारात्मकता आएगी। भूटान से भी सकारात्मकता हमारी बढ़ती हुई नजर आएगी। विकास और आर्थिक वृद्धि, वही मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल हो या नॉर्थ ईस्ट हो, दार्जिलिंग को क्या करना है, दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है, पर यहां पर शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रों का यदि हम विकास कर दें तो अपने आप कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी। इससे न केवल क्षेत्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय जो आसपास के नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, यहां के छात्र भी इसी जगह शिक्षा लेने आएंगे, अपना कौशल को विकसित करने आएंगे। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध पुनः स्थापित हो जाएं। चिकित्सा केंद्र, यहां पर भी हमें एम्स और बड़ी बड़ी जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं यहां पहुंचानी होगी, उन्नत तकनीकों को पहुंचाना होगा। और जैसे ही हम नॉर्थ ईस्ट में अच्छी तकनीक पहुंचाएंगे, अपने आप चूंकि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में वो सुविधाएं नहीं होंगी, वे भी इस नॉर्थ ईस्ट में आएंगे और सकारात्मक वैल्यू और सकारात्मक महत्ता यहीं पर जागृत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पर्यटन, टूरिज्म पूरा नॉर्थ ईस्ट देखने योग्य है। तो बस करना क्या है, हमें बढ़ना है। और बागडोगरा हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण पर्यटन को अपने आप बढ़ा देगा। अब कमेंट आपको यही करना है कि ये जो बागडोगरा बार बार आ रहा है, आखिरकार ये किस स्टेट में है, कमेंट करके बताइएगा। भरोसा है कि आप जरूर इसे बता पाएंगे। आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज करना भी है, औद्योगिकीकरण को और तेज करना है। और औद्योगिकीकरण को तेज करने के लिए हमें सिलीगुड़ी गैंगटॉक की जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है, इस परियोजना को और विकसित करना होगा और तेजी से काम करना होगा। नॉर्थ ईस्ट में पेट्रोलियम पर्याप्त है, बस
हमें उन संसाधनों का सदुपयोग करना है और उस क्षेत्र को उन्हीं पैसों से विकसित भी करते चलना है, जिससे न केवल देशी बल्कि विदेशी लोग भी निवेश के रूप में अपने पास यहां पर पहुंचेंगे और सकारात्मकता की बात और तेजी से बढ़ेगी। सहयोगात्मक अन्वेषण, जी हां, अमेरिका और भारत की जो रणनीतिक साझेदारी है वो इसी फोरम का समर्थन करती है। अच्छी बात यही है, यहां हमें क्या मिलेगा, चाय है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ये सब यहां पर्याप्त है, बस लगाने की जरूरत है। तो बस कर दो इस बार काम। और भारत सरकार से यही है निवेदन कि एक बार इस क्षेत्र को, जैसे कश्मीर को, लद्दाख को टूरिज्म के लिए प्रमोट करते, एक बार नॉर्थ ईस्ट को और अधिक प्रमोट करें तो सभी चीजें और अच्छी होती नजर आएंगी। अब इससे रिलेटेड हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में और क्या आ सकता है, तो नेपाल, भूटान और भारत की बॉर्डर लाइन की यदि हम बात करें तो इसमें भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर में क्या क्या हमें जानना चाहिए। तो यह भारत और भूटान की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। इसे पहले किस नाम से जानते थे, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते थे जब पाकिस्तान अलग हुआ था। ये दुनिया की 5वीं सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर दिखाई देती है। इंडिया के 5 स्टेट इससे अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा बांग्लादेश की जो सबसे ज्यादा सीमा है वो वेस्ट बंगाल से लगती है और सबसे कम सीमा जो है वो असम स्टेट के साथ लगती हुई नजर आती है। ये एक मानव निर्मित अर्थात मैन मेड बॉर्डर दिखाई देती है जो बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को भी सेपरेट करती है, जिसे हम सुंदर वन का आखिर में डेल्टा कह भी देते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से लगा है और इस जगह को जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है, शून्य रेखा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसके अलावा असम को यह सीमा बांग्लादेश को 2 बार विभाजित करती है, अर्थात ये जो बॉर्डर है असम से 2 बार लगती हुई हमें नजर आती है। और भारत बांग्लादेश के बीच में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल कार्यरत नजर आता है। तो ये हो गया हमारा भारत और बांग्लादेश के बारे में। अब हम देखते हैं हमारे प्रीलिम में और क्या आ सकता है। तो भारत और नेपाल की बॉर्डर के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैप आपके सामने है, हर चीज आपके लिए प्रस्तुत की है, तो बस उसे महत्वता के साथ पढ़िएगा। तो भारत और नेपाल के बीच में बात करें तो ये सीमा 1751 किलोमीटर लंबी नजर आती है। ये बॉर्डर किससे लगती है, तो ये बिहार, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम जैसे स्टेट से लगती हुई नजर आती है। ये मैक्सिमम सीमा किससे लगती है, तो ये बिहार से लगती है और मिनिमम सीमा लगभग 100 किलोमीटर की सिक्किम से लगती हुई नजर आती है। इस सीमा का संचालन भी मूल रूप से एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा ही किया जाता है। अब तीसरे नंबर में आते हैं भूटान, जो बड़ा शांत देश है और बहुत महत्वपूर्ण भी हमारे लिए नजर आता है। तो भारत और भूटान की जो सीमा है वो लगभग 700 किलोमीटर अर्थात 699 किलोमीटर लंबी नजर आती है। दूसरा पॉइंट, कितने स्टेट से लगती है, तो 4 स्टेट से लगता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल से ये बॉर्डर लगी हुई नजर आती है। मैक्सिमम सीमा देखें तो असम के साथ और मिनिमम सीमा देखें तो सिक्किम के साथ ये सीमा नजर आती है। निगरानी कौन करता है, तो इसकी निगरानी भी एसएसबी के द्वारा की जाती है, सशस्त्र सीमा बल के द्वारा की जाती है। फिर से देख लीजिएगा एक बार, भारत और बांग्लादेश की यदि हम सीमा की बात करें तो इसकी सीमा सुरक्षा बल करता है, बीएसएफ करता है। यहां पर मैंने एसएसबी बोल दिया था, ये बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेपाल सीमा में एसएसबी लगी है और भूटान सीमा में भी एसएसबी लगी हुई नजर आती है। तो यही था वो जानकारी जो आपको जाननी थी और ऐसी ही तात्कालिक जानकारियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल विद्यार्थियों के लिए, एक सामान्य नागरिकों को भी भारत के बारे में जानना जरूरी है। तो ऐसी ही तात्कालिक जानकारी के लिए हमेशा जुड़े रहिए एमपीपीएससी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।